की सड़कों पर गाहे बगाहे रेंगती हुई ट्रैफिक की तस्वीरें देखी है और लगातार ये सवाल उठता रहा है कि आखिर इस ट्रैफिक जैम की वजह क्या है। तो दरअसल हाल ही में दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से हर साल जो अध्ययन कराया जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की जाती है। वो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि पिछले 4 दशक यानी 1981 से लेकर 2021 तक में दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में लगभग 21 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि जो सड़कों की चौड़ाई है वो महज 2 गुना ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में साफ तौर पर ट्रैफिक जो रेंगती हुई दिल्ली में नजर आती है और जाम के झाम से जो दिल्ली वाले परेशान होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों की बेहताशा बढ़ोतरी बताई जा रही है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि न सिर्फ दिल्ली में बढ़ती संख्या गाड़ियों की एक बड़ी वजह है, इसके साथ ही गाड़ियों को लेकर के जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट है और सड़कों पर चलने वाले लोगों की तरफ से जिस तरीके से गलत तरीके से गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। दिल्ली में वाहनों की वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो शहर की आबादी में बढ़ोतरी तथा आसपास के जो क्षेत्र हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ साथ ये भी पाया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस गति से नहीं बढ़ा जिस गति से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर व्यक्तियों ने अपने जो मोबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए अपने व्यक्तिगत वाहन में सफ़र किया और फिर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या बढ़ गई। जहां केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया कि जो ट्रैफिक जिसका कुछ शहर से कुछ लेना देना नहीं है उसको बाहर से बाहर बाईपास कर दिया जाए और उसमें काफ़ी हद तक सफलता पाई गई, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की फॉर्म में था। तो कम से कम ये हुआ कि जो ट्रैफिक जो हमारा फ्री ट्रैफिक था, बड़े ट्रैफिक थे या वो ट्रैफिक थे जो हमारे एनसीआर के किसी एक क्षेत्र से आते थे और दूसरे क्षेत्र से जाना चाहते थे दिल्ली से होकर, कम से कम वो ट्रैफिक बाहर गया। अगर वो ट्रैफिक आज की डेट में अंदर होता तो हमारी जाम की समस्या अभी भी बहुत भयानक होती। ये भी पाया गया कि जहां हमने रोड की कैपेसिटी को ऑगमेंट करने की एक कोशिश करी है, हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश तो की है, लेकिन वो भी ज़्यादातर मुख्य सड़कों तक ही सीमित रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम जब भी किसी मुख्य सड़क से आते हैं तेज गति से और उसके साथ जो दूसरी सड़क है जो हमारी निचली हायरार्की की सड़क है, वहाँ पर हम जाम में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जिस गति से हमारी प्राइमरी सड़कों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, उस गति से जो हमारा दूसरा नेटवर्क है सड़क का, उसमें हमने उतना ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ जगह पर स्पीड में कोई या तो बढ़ोतरी हुई है या आपने उसको मेंटेन किया है, लेकिन जो भी आपको फायदा उस नेटवर्क पे हुआ है वो बहुत जल्दी आने वाले जो चौराहे हैं उन पे जाकर के खत्म हो गया। ये भी देखा गया कि ज़्यादातर जो जाम की समस्या है वो मुख्य चौराहों तक है। मुख्य चौराहे हैं उनको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे ही हम अभी हमने टर्मिनल 3 की तरफ से आते हैं और धोला कुआं पर केंद्रीय मंत्री के प्रयास के द्वारा काम किया गया और उसमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही हम धोला कुआं पर आते हैं, हमें फिर से वो 5 लेन वाला ट्रैफिक 8 लेन में डिवाइड हो जाता है और फिर वो 2-2 लेन में डाइवर्ट होता है, तो बहुत लंबा जाम वहाँ पर मिलता है। और ये समस्या हर जगह पर है। इतना ही नहीं कि आज की डेट में सबसे मुख्य बात यह है कि हम आज की डेट में सड़क पे इतना सेंसिटिव हो गए हैं कि गलती से अगर कोई भी ब्रेकडाउन हो जाता है, उस ब्रेकडाउन का इफेक्ट जो कि हम अपनी लैंग्वेज में ट्रैफिक शॉकवेव बोलते हैं, बहुत दूर तक चला जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर शिव मूर्ति पर काम हो रहा है जो कि होगा और उसमें शायद उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट 3 किलोमीटर तक जाता है। ये तो ऐसा ही अगर बारापुला में एक कोई भी ट्रैफिक फंस जाता है
तो उसका ट्रैफिक भी फिर पूरे बारामूला पे जाता है। तो जो हमारे नेटवर्क है जहां पे हमने कैपेसिटी भी बढ़ाई है, वहां उन नेटवर्क की भी हालत इस टाइप की है कि वो नेटवर्क भी उनकी भी रिलायबिलिटी उतनी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब आगे भी मुझे पूरा खुली सड़क मिलेगी। फिर से समझते हैं कि हमने आश्रम चौक को तो ठीक किया, और आश्रम चौक को जब आपने ठीक किया, अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो और नोएडा की तरफ जा रहे हो, तो जैसे ही आप आश्रम क्रॉस करते हो तो नोएडा में जाके फंस जाते हो, तो नोएडा में आपको जाम मिलता है। और जैसे ही नोएडा साइड से आप आश्रम कंप्लीट करते हो तो आपको आगे पूरा जाम आपको साउथ एक्सटेंशन और जो मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पास के जो एरिया है वहां पूरा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, एक किस्म से उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे मुख्य बात यह है कि हम हमेशा प्राइवेट वाहनों के लिए हमें सड़क नहीं बनानी चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। क्यों? अगर 50 आदमी अपना वाहन लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के सड़क पर आएंगे, लेकिन अगर हम उसकी जगह एक बस लेकर जाएं, उसमें से आधे लोग भी जाएंगे, तो आप समझिए कम से कम 25 कार को आप कम कर पाएंगे। और कोई भी दुनिया का कोई भी देश आप देखेंगे, यहां तक कि अमेरिका, जहां पर प्राइवेट वाहनों की काफी जनसंख्या है, वहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफी प्रयास किया गया। हमेशा आपके सामने एक चॉइस अवेलेबल होती है और वो एनकरेजिंग होती है कि साहब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे, आपकी रिलायबिलिटी होगी, आपका पैसा लगेगा, आपका कंफर्ट होगा। तो उस गति से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दोनों ही साइड में हमको और भी आगे करने की जरूरत है। और ये भी देखा गया कि कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखा गया कि अक्सर हम चेंज करते हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं, लेकिन इंटरचेंज में बहुत टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं आजकल केंद्र सरकार भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, जिसको हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इंटरचेंज बोलते हैं, कि आप एक मोड से दूसरे मोड पे जाते हैं तो आपका जो इंटरचेंज का टाइम है वो कम लगे और डिस्टेंस कम हो, कंफर्ट हो, आपका सीमलेस हो कि आपको बार बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो काफी हद तक जो प्राइवेट वाहन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट होंगे, तो आपके वाहन कम होंगे। दूसरी तरफ निश्चित तौर से हमें कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए, और वो हॉलिस्टिकली होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने एक जंक्शन को ठीक कर दिया, वहां पे फ्लाईओवर बना दिया, वो फ्लाईओवर ठीक हो गया, आगे ठीक नहीं है, तो जो इफेक्ट आपको फ्लाईओवर का मिलता आगे खत्म हो जाता है। पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क पर अगर हम सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट बनाएंगे, तब जाकर के इसका फायदा होगा। नहीं तो हमारी आने वाले टाइम पे ज्यादा नहीं 2 या 3 साल पर इसमें काफी हालत खराब हो जाएगी। हमने खुद एसपीए में इसके ऊपर एक रिसर्च किया है, एक अध्ययन किया है कि जो हमारे नेटवर्क हैं उस पे हम स्पीड्स क्या होती जा रही है, और जो ट्रेवल टाइम है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में वो कितना बढ़ता जा रहा है, और कहाँ कहाँ हमारे कंजेशन पॉइंट्स हैं। लेकिन आज की डेट में आप ये बोल सकते हो कि जो रोड की जो कैपेसिटी है, जो सामर्थ्य है, हम उससे तकरीबन 1.5 से 2 गुना तक हम वाहन लेके चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हालत खराब है। कैमरामैन मुनीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।